आपका स्वागत है स्मार्ट स्टडी फॉर एग्जाम में। हेलो फ्रेंड्स, हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने इसका पहला टॉपिक स्रोतों के आधार पर प्राचीन भारतीय इतिहास का वर्गीकरण को देखा और साथ ही साथ हमने इतिहास की आधारभूत समझ को भी समझा। अब हम मनुष्य का उद्विकास, इसका जो दूसरा टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे। रामापिथेकस से लेकर होमोसेपियंस तक का जो सफ़र रहा मनुष्य का, उसको हम देखेंगे। मध्यजीवी महाकल्प मेसोजोइक एरा के प्लायोसीन काल में आदिम मानव के जो साक्ष्य मिलते हैं हमको, वह हमको अफ्रीका से मिलते हैं। इस आदिम मानव को होमो इरेक्टस या जावामैन भी कहा जाता है। आदिम मानव के बाद क्रो-मैग्नन आता है। नूतन महाकल्प नियोजोइक एरा में के प्लेस्टोसीन काल में हमको होमोसेपियंस के साक्ष्य भी अफ्रीका से मिलते हैं, जिसे आधुनिक मानव कहा जाता है। मनुष्य के उद्विकास का क्रम जो रहा, जो हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, वह यह है: रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पिथेंथ्रोकोपस, निएंडरथल, होमोसेपियंस और होमोसेपियंस सेपियंस। तो ये जो क्रम है, ये हमारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब हम ये देखते हैं कि मनुष्य के जो साक्ष्य मिले, जो उसके भौतिक अवशेष मिले, उसके आधार पर हम पाषाण काल का अध्ययन कैसे करेंगे, इसको हम देख लेते हैं। मानव के प्राचीनतम साक्ष्यों का संकेत उनके द्वारा छोड़े गए भौतिक स्रोतों, पत्थरों और औजारों से मिलता है। मनुष्य के अवशेषों या उनके द्वारा बनाए गए पत्थरों के औजारों की जानकारी हमें रेडियो कार्बन विधि से करते हैं। इसी आधार पर प्रागैतिहासिक काल को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। पाषाण काल को पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा गया है, जो कि हमारा तीसरा टॉपिक है। इसका जो काल निर्धारण है, वह 5 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक है। यह जो काल निर्धारण किया गया है, वह रेडियो कार्बन विधि से करते हैं, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया। पाषाण काल के जो स्थल भारत में पाए गए या भारतीय उपमहाद्वीप में पाए गए, उसका अध्ययन हम करेंगे। और इसके जो उपकरण मिले, उसका भी अध्ययन करेंगे। इनके जो स्थल या उपकरण है, ये हमारे परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो लिखित परीक्षा हो या प्री परीक्षा हो या वनडे एग्जाम्स हो। सोहन नदी घाटी ये हमारी पाकिस्तान प्रांत में पड़ती है। बनास नदी घाटी राजस्थान प्रांत में पड़ती है। बेलन नदी घाटी हमारे उत्तर प्रदेश में, जिसकी खुदाई एवं अन्वेषण GR शर्मा ने करी। तीनों कालों के औजार हमको बेलन नदी घाटी के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। और मातृ देवी की प्रतिमा जो हमें मिली, वह लोहदा नाला नामक स्थान से प्रयागराज से मिलती है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका से जो हमको मिलता है, वह चित्रित गुफाएं मिलती हैं। यह केवल पाषाण काल से ही
मिलती हैं और साथ ही साथ मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल तीनों ही कालों से ये मिलती हैं। हथनोड़ा जो कि मध्य प्रदेश में स्थान है, यहां से हमको मानव खोपड़ी का पहला साक्ष्य मिलता है। नर्मदा नदी घाटी से हमको सर्वप्रथम मनुष्य के साक्ष्य मिले और महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से सबसे पुराने पाषाण उपकरण हमको यहां से मिलते हैं। दक्षिण भारत की ओर नजर डालें तो हमको कोर्तियाल नदी घाटी, अतिरमपक्कम और पल्लवरम, यह 3 स्थल हमको यहां से मिलते हैं। पल्लवरम से पुरापाषाण काल का पहला खोजा गया स्थल है ये, जिसका अन्वेषण रॉबर्ट्स ब्रूसवुड ने किया। इस प्रकार से हमने पाषाण काल के जो स्थल थे उसको देख लिया। अब हम इसके उपकरण को देखते हैं। पूर्व पुरापाषाण काल, जिसके उपकरण को क्रोड उपकरण कहा गया है, इसमें हमको जो मिलते हैं वह हस्त कुठार, खंडक एवं विदारणी। मध्य पुरापाषाण काल के जो उपकरण कहलाए वह फलक उपकरण कहलाए। इसमें यह जो उपकरण है वह क्वार्टजाइट निर्मित है। उच्च पुरापाषाण काल से जो हमको उपकरण मिले वह तक्षिणी एवं खुर्चिनी। ये तो हमारे पुरापाषाण काल के स्थल एवं उपकरण रहे। इसके बारे में जो सूक्ष्म जानकारी है वह यह है, यहाँ की जो मनुष्य जाति थी वह निग्रिटो थी। मनुष्य की जो प्रकृति रही वह शिकारी एवं खाद्य संग्राहक रही। अग्नि का ज्ञान तो था, लेकिन अभी वह इसे जला नहीं सकता था। मानव विकास का जो अद्यतन साक्ष्य मिला वह शिवालिक पहाड़ियों से मिला। अब हम मध्य पुरापाषाण की ओर चलते हैं। इस काल का जो प्रारंभ रहा वह हिमयुग के अंत के साथ हुआ। इस काल में मनुष्य शिकार करने के लिए और भी सूक्ष्म औजार बनाने लगा, इसलिए इन औजारों को माइक्रोलिथिक्स कहते हैं, जिस कारण इस युग का नाम माइक्रोलिथ्स युग पड़ा। ये जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि बहुत ही पैने और बहुत ही सूक्ष्म औजार ये मनुष्य बना रहा है। यहाँ पर ये देखिए। अब हम मध्यपाषाण काल के स्थलों को देख लेते हैं। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो हमको मिलता है वह बागोर और आदमगढ़ से मिलता है। बागोर हमारा राजस्थान में पड़ता है और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश से जो हमको 3 स्थान मिलते हैं वे दमदमा, प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद। दमदमा से हमको मिलते हैं 3 नरकंकाल के साथ 5 संयुक्त समाधान। प्रतापगढ़ से के सराय नाहर से हमको युद्ध के साक्ष्य, 15 समाधान, स्तंभगर्त और महदहा से मृगशृंग छल्ले और हड्डियों के आभूषण हमको मिलते हैं। इलाहाबाद के लेखैया से और चौपानी मांडो से हमको क्या मिला? लेखैया से हमको अधिकांश मानव कंकाल मिले और चौपानी मांडव से हमको संसार में मृदभांड उपयोग का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला।
तो इस प्रकार से हमने मध्य पाषाण काल को डिस्कस कर लिया। मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वह 9000 ईसा पूर्व से लेकर 5000 ईसा पूर्व तक है। अब हम नवपाषाण काल को पढ़ते हैं, जिसका टाइम पीरियड 5000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक है। नवपाषाण काल के लिए सर्वप्रथम नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर जॉन लुबाक ने किया। यहाँ पर ये विगत वर्षों में परीक्षा में आया है कि नवपाषाण काल का जो शब्द का प्रयोग है वह किसने किया, तो सर जॉन लुबाक ने। और इसको जो नवपाषाण काल की संज्ञा दी वह गार्डन चाइल्ड ने दी। यहाँ पर दोनों ही नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि सर जॉन लुबाक और गार्डन चाइल्ड। संज्ञा कौन देता है, गार्डन चाइल्ड, और शब्द कौन देता है, सर जॉन लुबाक। अब इस काल की जो विशेषता है या जो लक्षण है उसको देखते हैं। कृषि का प्रारंभ एवं पशुपालन की शुरुआत यहाँ पर होती है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, जो ये चित्र बना हुआ है, मनुष्य कृषि करने लगा और पशुपालन की शुरुआत हुई। अग्नि का उपयोग यहाँ पर सीख लिया, जानकारी हो गई। ग्राम्य जीवन का विकास हुआ, जिस कारण ग्रामीण सभ्यता का उदय हुआ। और अब मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर पूरा नियंत्रण करता है, और जिसकी शुरुआत यहाँ से होती है, इस काल से होती है। दाह संस्कार से संबंधित समाधान करने लगा, मतलब जो शव होते थे उनको मिट्टी में दफनाने लगा। और जो दक्षिण भारत से जो हमको नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं वह क्या है, दक्षिण भारत में इस युग के लोग गोदावरी नदी के दक्षिण में रहते थे। गोदावरी नदी के दक्षिण में रहते थे। गोदावरी नदी मैप में देखिए, यहाँ से कहीं इस तरह से बहती है और इसके दक्षिण में रहते थे। इसके स्थलों को अभी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। दक्षिण भारत में जो नवपाषाण अवस्था हमको मिलती है वह 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक मिलती है। अब हम नवपाषाण काल से संबंधित जो स्थल पाए गए भारत में उसको डिस्कस करते हैं। नवपाषाण काल में जो जम्मू कश्मीर में जो हमारे दो स्थल मिले हैं वह बुर्जहोम और गुफकराल हैं। बुर्जहोम का अन्वेषण डिटेरा पीटरसन ने किया। बुर्जहोम को जन्म स्थान भी कहते हैं। यहाँ के जो गर्तावास हुए वहाँ से मनुष्य एवं कुत्ते का साक्ष्य मिलता है। दूसरा हमारा आता है स्थल जम्मू कश्मीर से गुफकराल। गुफकराल से हमको कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। गुफकराल को कुम्हारों की गुफा कहते हैं। उत्तराखंड से जो टोंस नदी घाटी है वहां से इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण मिलता है। टोंस नदी घाटी से प्रस्तर उपकरण मिलता है और इसका अन्वेषण, टोंस नदी घाटी का अन्वेषण लेमन सूर्या ने किया। उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा सबसे पहला खोजा गया कृषि स्थल है यह, जहां से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। और जो दूसरा हमको उत्तर प्रदेश से मिलता है वह संत कबीर नगर के लोहरा देव, जिसका टाइम पीरियड 8000 ईसा पूर्व से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक है। यहां से कृषि का सबसे
प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है जो कि चावल है। अब यहाँ पर दो चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो खोजा गया स्थल है वह कोल्डी हवा है, जहाँ से चावल का साक्ष्य मिला, और सबसे प्राचीनतम जो कृषि का साक्ष्य मिला वह चावल का साक्ष्य मिलता है लहुरा देव से। पहला खोजा गया स्थल और प्राचीनतम साक्ष्य कृषि का। अब दूसरा जो हमारा स्थल मिलता है वह बिहार से के चिरान से मिलता है। यहाँ से मृगसृंग के उपकरण हमको यहाँ से मिलते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, जो कि बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, यहाँ से हमको कृषि की शुरुआत के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। जो कृषि की शुरुआत हुई उसके साक्ष्य जो हमको मिले वह हमको मेहरगढ़ से मिलते हैं, और यहाँ से जो साक्ष्य मिला वह गेहूं है। अब यहाँ पे तीन चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं: कोल्डी हवा, लहुरा देव और मेहरगढ़। कोल्डी हवा से हमको चावल के साक्ष्य मिले जो कि सबसे पहला खोजा गया स्थल था। लहुरा देव से हमको सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला जो कि चावल का था, और कृषि की जो शुरुआत हुई इसका जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला वह गेहूं था, जो कि हमको मेहरगढ़ से मिलता है। और साथ ही साथ मेहरगढ़ से हमको प्राचीनतम स्थायी जीवन का भी साक्ष्य मिलता है, और इसका जो टाइम पीरियड है वह 7000 ईसा पूर्व है। अब हम दक्षिण भारत की ओर नजर डालते हैं। वहां से संबंधित स्थल को हम देखते हैं, जिसमें हमारा संगम कल्लू और पिकली हल है। संगम कल्लू से हमको नवपाषाण काल का मरुस्थल कहा गया। दक्षिण भारत का यह सबसे मुख्य स्थल है, और राग का टीला यहां से मिलता है। दूसरा जो स्थल है वह पिकली हल। पिकली हल से शंख का ढेर मिलता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर नवपाषाण काल के बारे में जाना और इसके मुख्य स्थलों को डिस्कस किया, जो कि हमारे प्री और मेंस को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर इसको डिस्कशन किया, और साथ ही साथ हमने इसकी विशेषताएं देखी जो कि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वह ताम्रपाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।